तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार दरोगा के हॉट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं इसकी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 393 में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को। इसमें कोई भी विदेशी नागरिक जो है, इन 19 में से कोई भी जो भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है, वो कोई विदेशी नागरिक इस पे उसको क्लेम नहीं कर सकता है। केवल भारतीय नागरिकों को वो छूट प्राप्त है। निवारक विरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी विधि सलाहकार समिति की सलाह के 3 महीने से अधिक के लिए कैद नहीं किया जा सकता है। एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है, वहाँ पे परमादेश जारी किया जा सकता है। परमादेश जारी किया जा सकता है। परमादेश जारी किया जा सकता है। फिर एक अधिकारी परमादेश जारी किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक की बात की गई है। तो आप लोग सब लोग कमेंट में ये बताइए कि नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है। ये आपका क्वेश्चन है और आप ये कमेंट्स में बताइए। चलिए हम आप अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। केशवानंद भारती मामले में 13 जजों में से 11 ने अपना मत लिखा था। मतलब केशवानंद भारती जो केस हुआ था, उसमें से 13 जजों ने मिलकर उसकी सुनवाई की थी, जिसमें से 11 ने अपना फैसला लिखा था, बाकी 2 ने नहीं लिखा था। 108वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य विधानमंडल एवं संसद के दोनों सदनों की 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। 108वें संविधान संशोधन में यह सुनिश्चित किया गया है कि 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 9वां है मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 9वां मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को। ठीक है। फिर उसके बाद है 1 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 तक एंग्लो सिख युद्ध मतलब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 तक आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है? 11 नंबर बोल रहा है 1843 में संधि पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। कौन से? सिंध पर। 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। 12 नंबर क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा स्टेशन था? प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन था, जिससे गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये शब्द जो है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी 14 नंबर क्या कह रहा है हमारा? 14 नंबर कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं।
जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है। 15 नंबर स्टेटमेंट कर रहा है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदामणि था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदामणि। ठीक है। 16 नंबर क्या कर रहा है? आत्मसम्मान आंदोलन जो कि 1925 में हुआ था, चलाने वाले व्यक्ति का नाम ईवी स्वामी नायर थे, जो कि एक समय में महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। किसके सहयोगी रह चुके थे? महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। 17 नंबर कह रहा, सी राजगोपालाचारी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के कारण तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। यहाँ तोड़ने के कारण नहीं होगा, तोड़ने के लिए होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी राजगोपालाचारी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर स्टेटमेंट क्या कर रहा है देखते हैं, आइए जानते हैं 18 नंबर स्टेटमेंट क्या कर रहा है। 18 नंबर बोल रहा है, 1857 के विद्रोह में मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ाने की साजिश एचिसन ने किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। एचिसन कौन था? ये कमेंट में बताइए आप लोग। एचिसन जिसने 1857 के विद्रोह में मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ाने यानी झगड़ा करवाने की कोशिश की थी, इसका नाम क्या था? एचिसन। एचिसन कौन था? ये आप सभी लोग कमेंट में बताइए। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दैहित कहते थे। किसको लिच्छवी दैहित कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दैहित कहते थे। ठीक है। 20 नंबर का रहा, यूनानियों के द्वारा भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया गया। यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? यूनानियों के द्वारा भारतीय रंगमंच में इसे शुरुआत किया गया। इस चीज़ का शुरुआत यूनानियों के द्वारा किया गया है। ठीक है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। उत्तर से दक्षिण ले जाने का मतलब है कि उसने ऐसा प्रयास किया था उत्तर से दक्षिण ले जाने का। 22 नंबर स्टेटमेंट क्या कर रहा है? राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कवि राजमार्ग नामक पुस्तक। कवि राजमार्ग पुस्तक किसने लिखी थी? राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने। 23 नंबर स्टेटमेंट क्या रहा? अलवार संतों का अभिभार्व तमिलनाडु के राजा के साथ हुआ था। अलवार संतों का अभिभार किसने किया था? तमिलनाडु के राजा ने, जिसे आधुनिक राजा भी कहा जाता है। देखिए ये 23 नंबर वहाँ का फिर से रिपीट हो गया है, इसमें थोड़ी सी नंबरिंग में गड़बड़ हो गई। फिर से यहाँ ये 1 नंबर से शुरू हो गया है, तो आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे। आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वहाँ 23 नंबर हो गया था और ये 23 नंबर का स्टेटमेंट यहाँ फिर से कॉपी हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और आगे ध्यान देंगे। तो ये हो गया हमारा 24 नंबर का। 24 नंबर क्या है? राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ कहाँ बनवाया था? चित्तौड़ में बनवाया था। कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में बनवाया था। सूची 1 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सूची 2 दिया हुआ है, इन दोनों को मिलान करना है। तो मिलान करना है तो बाबर का, अच्छा ये मेनली क्या है, ये किसको कहाँ दफनाया गया है उसी से रिलेटेड ये बनाया गया है। तो बाबर को कहाँ? काबुल में। अकबर को सिकंदरा होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ आकार की मात्रा छूट गया, सिकंदरा होना चाहिए। जहांगीर को लाहौर में, शाहजहां को आगरा में। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया है? आगरा में। शाहजहां को आगरा में दफनाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नंबरिंग को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, नंबरिंग को आप लोग
इग्नोर कीजिएगा और स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देंगे। इतिहासकार काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। मतलब कि इतिहासकार जो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम काशीराज पंडित था, इनका नाम था कि इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो स्वयं अपने आँखों से, मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई जब हुई थी तब ये पानीपत में मौजूद थे और उन्होंने अपने आँखों से ये तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था। ठीक है, अन्नामलई भारत के दक्षिण में स्थित है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। देखिए इसमें अन्नामलई जो है दक्षिण भारत की एक चोटी है जिसका यहाँ जिक्र आया है। अन्नामलई भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। अन्नामलई भारत के दक्षिण में स्थित है। अरावली पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विभिन्न रूप से फैला हुआ है। अरावली पहाड़ कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? अरावली पहाड़ गुजरात से दिल्ली पर फैला हुआ है। तो आप सब लोग कमेंट में बताइए कि अरावली पहाड़ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं व्यक्ति का आवास है, सरकारी आवास है, जो कि दिल्ली में ही है। इतना मैं आपको बता देता हूँ। आप वो उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के आवास का नाम बताइए कि कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति उस आवास में वहाँ रहते हैं। ये कमेंट्स में आप लोग सभी लोग बताइए। ठीक है, कन्याकुमारी 7 नंबर जो यहाँ पे लिखा है, इन नंबरों को आप लोग इग्नोर करेंगे। ये नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बाकी आप लोग स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। कन्याकुमारी 3 सागरों के मिलन स्थान पर स्थित है। अच्छा, कन्याकुमारी के बारे में बताया जा रहा है कि 3 सागर के मिलन स्थान पर कन्याकुमारी स्थित है। तो बताइए कमेंट्स में कि 3 सागर जो हैं कन्याकुमारी जिसके मिलन पर स्थित है, तो ये 3 सागर कौन कौन से हैं? ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। बताइए कमेंट्स में। भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा रेखा से लगते हैं। भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा रेखा से लगते हैं? 4 राज्य। तो इन 4 राज्यों का भी नाम बताइए, कौन कौन से 4 राज्य लगते हैं। आगे का स्टेटमेंट है नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है, सही बात है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी छोर पर स्थित 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। अच्छा, बंदरगाह के बारे में बताया जा रहा है। पारादीप और हल्दिया, पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी छोर पर स्थित 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि पारादीप और हल्दिया जो है वो किस किस राज्य में है, या फिर हाँ किस किस राज्य में है, आप लोग उन राज्य का नाम बताइए। ठीक है, तो साथ साथ ये भी पता चलते जाएगा कि आप लोग को इन सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में मालूम है कि नहीं। ठीक है, पारादीप और हल्दिया के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का जो यहाँ नंबर दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम में 2 घंटे का समय अंतराल है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो भारत है, जैसे कि भारत का ये भाग हो गया, फिर ये भाग हो गया और ये भाग, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो भाग गुजरात का यहाँ है और यहाँ का जो पूर्वी छोर है हमारा, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में समय अंतराल कितना का आता है? 2 घंटे का समय अंतराल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ये कौन सी नदी पर स्थित? बगलिहार परियोजना कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे 13 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, 14 नंबर जो यहाँ लिखा है उसमें लिखा है भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दाखिल खारिज किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं जिसकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। तो अच्छा, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें हमारे संविधान के अंदर 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसकी संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। तो आप लोगों को ये बताना है कि 4 जो नई भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी भाषाएं? कमेंट में बताइए आप लोग। यहाँ का 16 नंबर कहा रहा है, 16 नंबर कहता है
किसी वस्तु पर आरोपित बल और बदल, एक मिनट, क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आ गया है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, बल और कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और कार्य करने के समय का गुणनफल, की जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जितना काम होने में जितना समय लग रहा है उन दोनों को गुना करेंगे तो फिर क्या निकलता है, उस बल का आवेग, उस गुणनफल को, उनसे जो गुना करके जो राशि निकलेगी उसको क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है, जो वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद यहाँ क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा, साइंस का क्वेश्चन आ गया है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कौन सी ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कौन सी ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक सिक्का और एक पंख को निर्वात में एक साथ गिराया जाए तो दोनों साथ साथ धरती पर पहुंचेगा। निर्वात में ऐसे जब वैक्यूम, निर्वात का मतलब हो गया वैक्यूम, वैक्यूम में एक पंख जो हल्का होता है, अपेक्षाकृत सिक्के, यहाँ दो चीज़ की चर्चा हो रही है, सिक्का की चर्चा हो रही है और पंख। तो सिक्का थोड़ा भारी होता है और पंख हल्का होता है। दोनों को अगर निर्वात में एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों सेम समय में किसी सरफेस को, धरती को या फिर किसी निर्वात के सरफेस को एक साथ टच करेंगे। 18 नंबर ये कह रहा है कि 19 नंबर में कह रहा है केश नली में पारे का मोनिस्कस उत्तल होता है। मोनिस्कस क्या होता है आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए ये केश नली है, परक नली जिसको बोलते हैं, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ऐसे ऐसे करके कुछ द्रव भरा हुआ है। तो ये ना क्या करेगी ना, एक कर्व जैसा ऐसे बनाएगी। तो ये कर्व जो होता है ना, ऐसे कर्व, ड्राइंग थोड़ा सी यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है बट समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ये जो कर्व बनता है ना, इसी कर्व को कहते हैं मेनिस्कस। ये कैसा बनता है, उत्तल बनता है। केश नली में पारे का मेनिस्कस जो बनता है उत्तल बनता है। अब आप लोग उत्तल और अवतल में डिफरेंस खुद से पता कीजिए और इस चीज़ को अच्छे से समझिए। उत्तल और अवतल कैसा शेप होता है, मैं समझाने के लिए यहाँ बता रहा था। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का 21 नंबर कह रहा है, 21 नंबर क्या कह रहा है ये देखिए, सरल आवर्धक कांच कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। अच्छा, अगर सरल आवर्धक कांच यानी कि जो आवर्धक मतलब जिसका सरफेस उभड़ा हुआ हो, ऐसे कलर का होता है, मे बी, शायद मैं सही हूँ या गलत, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट एक बार समझ लीजिएगा कि सरल आवर्धक कांच जो होता है वो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 22 नंबर कह रहा है एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। किसका प्रतिरोध कम होता है, आमीटर। तो बताइए कि आमीटर से क्या नापा जाता है। ठीक है, केबल का विद्युत रोधी प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि के साथ घट जाता है। जैसे तार जो होता है जितना छोटा होगा ना, उसमें प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। जैसे ही उसकी लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध लंबाई के बढ़ने के कारण कम हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा। ठीक है, आगे 24 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्राइड कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। कार्बन या कैल्शियम बनाता है, कैल्शियम कैल्शियम होता है। नौसादर का ऊर्ध्वपतन भौतिक परिवर्तन होता है। नौसादर का ऊर्ध्वपतन जब एक सॉलिड जो होता है ना, डायरेक्ट अगर वो हो जाता है वाष्प में बदल जाता है, यानी भाप बन जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया होती है, भौतिक परिवर्तन या भौतिक रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप इसको। NaCl यौगिक 26 नंबर क्या कह रहा है, NaCl यौगिक है जो विद्युत का सुचालक है। NaCl मेरे ख्याल से सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl यौगिक जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि इससे होकर विद्युत धारा आसानी से जा सकती है। 27 नंबर कह रहा है चैल्कोपाइराइट कॉपर का अयस्क है। कॉपर का कौन कौन सा
चैल्कोपाइराइट कॉपर का अयस्क है। तो आप लोग को बताना है कि कॉपर का टोटल कितने अयस्क होते हैं, ठीक है, उसकी संख्या बतानी है, नाम नहीं, संख्या केवल बताइए। आगे फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अलग अलग अयस्क के बारे में, ठीक है। 28 नंबर क्या बोल रहा है, टेम्परिंग से स्टील नरम या मुलायम, नरम और मुलायम जो है ना, या नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, नरम या मुलायम दोनों एक ही बात है, नरम या मुलायम हो जाती है टेम्परिंग विधि से। कौन सी विधि से? टेम्परिंग विधि से स्टील नरम हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शीशे पर खुदाई कार्य हेतु हाइड्रोजन फ्लोराइड का घोल सिलिका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 29 नंबर हो गया यहाँ का। 30 में अब क्या कह रहा है सो देखेंगे। स्तरित कांच को बसों और हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है। मतलब कि जो बस और हवाई जहाज़ में खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं वो स्तरित होते हैं, मतलब कि अलग अलग लेवल से बना करके इसको बनाया जाता है। ऐसे ऐसे पतली पतली लेयर्स होती है जिसको इकट्ठा करके कांच बनाया जाता है। उनका इस्तेमाल कहाँ होता है? बस, हवाई जहाज़ के खिड़कियों में इस तरह की कांच लगाई जाती है जो अलग अलग लेयर्स से बनाई जाती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो 31 नंबर क्या कर रहा है, लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। अच्छा, यानी कि मिथाइल अल्कोहल जो है उसका इंडस्ट्री में निर्माण लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। 32 नंबर कह रहा है मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। अच्छा, तो लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में बनती है, ठीक है। 33 नंबर राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है, अच्छी बात है। माता जनन क्या लिखा है, पाठ में पहुँचने के पश्चात ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। इसका क्या है, एक बार मैं 34 नंबर के बारे में आपको, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, कुछ टाइपिंग एरर हुआ है। जैसे ही मैं इसके बारे में अपडेट करूँगा आपको, आप इस 34 नंबर को टाइपिंग एरर में कुछ वर्ड छूट गया है मेरे ख्याल से यहाँ पे 34 नंबर में, आगे इसके बारे में बताया जाएगा। डींग प्रजाति के श्वसन उपजातियों में भौंकने में असमर्थ है। डींग प्रजाति के श्वान, मतलब कि डींग प्रजाति का श्वान मतलब होता है कुत्ता, डींग प्रजाति का कुत्ता भौंकने में असमर्थ होता है। मतलब बताओ, कुत्ता और ना भौंके तो कुत्ता किस काम का है? ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं, हमें तो पढ़ने से मतलब है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं, ऑर्थोप्लास्टी करते हैं। ऑर्थोप्लास्टी मतलब इंग्लिश में उसको ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। मतलब सर्जरी में जब आप अपने कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, मतलब कूल्हे के जोड़ का मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं, कूल्हे के जोड़ कमर के हड्डी का जो प्रतिस्थापन होता है उसको इंग्लिश में क्या करते हैं? ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। 37 नंबर, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, तो आपको बताना है कि इंसुलिन कौन सी बीमारी में इंसुलिन लिया जाता है, पेशेंट कौन से पेशेंट इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर हो गया है। 38 नंबर से फिर से हम लोग देखते हैं। 38 में क्या है, GS लक्ष्मी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय मिला। अच्छा, तो ICC की पहली महिला मैच रेफरी कौन बनी है? GS लक्ष्मी। ये करंट से मेरे ख्याल से करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट का जो क्वेश्चन रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स की भी वीडियो डेली बाय डेली अपलोड की जाएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
39 नंबर में लिखा है अभिषेक सिंह को माई गवर्नमेंट इंडिया की वेबसाइट है माई गवर्नमेंट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह को। ठीक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में बनाया गया है। ये आप इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। पटना के घाट के किनारे जगह जगह ये सेंटर बनाए गए हैं, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो आप लोग पटना से हैं तो ज़रूर जाके देखिए। NIT घाट में, कलेक्ट्रेट घाट में, ये आपको बहुत आसानी से दिखेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर में। संयुक्त अरब अमीरात ने महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2019 को सहिष्णुता वर्ष घोषित किया है। देखो भैया, इंडिया वालों का डंका अब विदेश में भी बजने शुरू हो गए हैं। अब लोग मानने लगे हैं कि इंडिया के लोग भी एक बहुत ही अच्छी पहल के साथ, ये बहुत ही अच्छी बात है जो आज़ादी के इतने वर्ष बाद 2019 में जाके ऐसा कुछ हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसा कुछ इंडिया के लिए किया है। ये ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अभी हॉट चर्चा, मतलब कि हॉट पॉइंट है, मतलब अभी चर्चा का कारण बना हुआ है। 2019 में ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा था। इसके कारण से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्रेडिट कार्ड से बैंकों को उच्च जोखिम होता है। सबसे ज़्यादा जोखिम किससे होता है? क्रेडिट कार्ड से होता है। ठीक है। फुटलूज उद्योग का उदाहरण सॉफ्टवेयर सेलिंग को कहते हैं। फुटलूज उद्योग, अब ये एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा इस पर आप लोग को बता दूं कि फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं। फुटलूज उद्योग उसे कहते हैं जिसमें ना आपको कच्चे माल की टेंशन हो कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, कितना में आएगा। दूसरा, उसके ट्रांसपोर्टेशन का आपको कोई टेंशन ना हो कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कितने समय में आएगा। इन सब की चिंता जिस भी उद्योग में नहीं होती है उसे फुटलूज उद्योग कहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर बनाने में एक कोई भी तीसरा व्यक्ति आके किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए उसे केवल पैसे पेमेंट करने होते हैं और वो और दूसरा व्यक्ति उसको तीसरे व्यक्ति के ज़रूरत के हिसाब से उसको वो सॉफ्टवेयर बना के दे देता है। इसमें इसमें जो है ना कच्चे माल की टेंशन हुई, ना वो कच्चा माल कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका, इसकी टेंशन हुई। इसलिए उसे क्या कहते हैं? फुटलूज उद्योग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये 44 नंबर क्या कह रहा है? किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ 2004 में किया गया था। तो बताइए कि 2004 में किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ किसने किया था? ठीक है। 44 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पर स्थित मॉडल वाला बंदरगाह है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह है। भारत में 3D प्रिंटेड वाला डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में किया गया है। 3D प्रिंटिंग किससे संबंधित है? टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आप सभी जानते भी होंगे। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे, जितना भी टेक्नोलॉजी से संबंधित नई क्या बोलते हैं उसको, नए जो वो होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट एक तरह से कहा जा सकता है, वो आपको ज़्यादातर पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, फिर आपका हैदराबाद हो गया, ये सब टेक सिटी कहलाते हैं। तो वहाँ इस तरह के प्रयोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अमित पांघल बनी है। क्या नाम है खिलाड़ी का? अमित पांघल कौन है भाई? तो भारतीय महिला खिलाड़ी है, कुश्ती से संबंधित है। इनका संबंध कौन से खेल से है? तो कुश्ती खेल से है। और ये अंडर 20 विश्व
कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्डन मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है। 48 नंबर क्या कह रहा है, तमिलनाडु ने पहले स्लेंडर लेरिस अभ्यारण्य का अधिसूचित किया है। ये क्या है, आप लोग थोड़ा इस पर गौर करेंगे और इसके बारे में कमेंट में बताएंगे। तमिलनाडु के का स्लेंडर लेरिस अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है। टोगो राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश बन गया है। राष्ट्रमंडल देश में शामिल होने वाला 56वां देश कौन है, टोगो है। ठीक है। 50 नंबर का रहा, जुलाई 2022 में आम महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया है नहीं, ये था, क्योंकि अभी हम लोग हैं 2023 में, तो 2022 का ये प्रमुख बहुत ही जुलाई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था जुलाई महीने का, जो कि लखनऊ में होना था। लखनऊ में, तो आप लोग को बताना है कि लखनऊ जो कि यूपी में है, यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर में कह रहा है, केरल में अन्नामलाई रीड-टेल नाम की डैम फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई है। रीड-टेल डैम फ्लाई ये एक तरह का कीड़ा है जो केरल में अन्नामलाई एक डैम है, उसी के आसपास ये ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति है वो जो पाई गई है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 52 नंबर, मुंबई से अहमदाबाद के बीट आकाश, ओके, ये बीट नहीं होगा, बीच होगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। उड़ान जो है वो का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। 53 नंबर में है, ICICI बैंक के द्वारा छात्र एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर शुरू किया गया। कैंपस पावर जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कौन से बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ICICI बैंक। ये है ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 57 में क्या कहा गया है, 53 हो गया। 54 में क्या कहा गया, नीलमणि फुक्कर, क्या नाम है, नीलमणि फुक्कर जूनियर के 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है। दामोदर मौजे 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है, मतलब इसी वर्ष, जिस वर्ष में हम लोग अभी हैं, वर्ष 2023 में, तो कालाजार को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य इसी वर्ष रखा गया है। ठीक है। तो इस वर्ष के अकॉर्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हुआ एग्ज़ाम में आने के चांसेस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स का संबंध फ्रांस से है। एनी एर्नॉक्स जो हैं 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है वो कौन से देश से हैं, फ्रांस देश से हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। एस अगेंस्ट या बिंदु होगा, अगेंस्ट आइस सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। पुस्तक का नाम फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एस अगेंस्ट आइस सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। यह एक पुस्तक है जिसे सानिया मिर्जा की आत्मकथा के ऊपर ये प्रिंट की गई है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक हमारा चैनल है, चैनल कंपटीशन वाला, जो कि बिहार के आगामी बहुत सारे बिहार और
पूरे देश में आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनसे संबंधित हॉट पॉइंट्स, हॉट टॉपिक्स को लेके आएगा। बाद में हम लोग इसमें और भी बहुत तरह के चीज़ों को ऐड करेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। ओके।